जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है एंटीक शॉप। इस मूवी में हम 3 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ को जानेंगे जो कि एंटीक शॉप से रिलेटेड है और ये तीनों कहानियाँ ही काफ़ी अच्छी हैं जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक एंटीक शॉप में एंटर करता है। जब वो एंटीक शॉप में पहुंचता है तो उसे वहां पर कई सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तभी उसके पीछे से एक औरत आती है जो कि इस शॉप की ओनर थी और वो उसे देखकर वहाँ पर काफ़ी खुश होती है। वो ओनर को बताती है कि यहाँ पर कई सारे ओल्ड सामान मौजूद हैं और इन सामानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये सुन के वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लेडी उसे क्या बेचना चाहती है। वो लेडी उससे कहती है कि यहाँ पे सिंगापुर से भी कई सारे लोग आए हैं ठीक उसकी तरह, जो कि यहाँ से कई सारा सामान लेकर गए हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उस लेडी को कैसे पता कि वो सिंगापुर से है। जब वो उस लेडी से इस बारे में पूछता है तो वो लेडी उसे बताती है कि दरअसल उसके यहाँ पर कई सारे लोग वहाँ से आते हैं, इसीलिए वो सबकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करती है और वो पहचान जाती है कि कौन कहाँ से है। उसके बाद वो उसे बताती है कि उसके स्टोर में जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उन सभी आइटम्स की एक अलग कहानी है और अगर उसे किसी सामान की कहानी जाननी है कि वो यहाँ पर कैसे आया तो उसे वो सामान चूज़ करना होगा और उसके बाद वो उसे उसकी कहानी सुनाएगी। वहीं पे हम एलेक्स को भी देखते हैं जो कि उस लेडी का हेल्पर था और वो पार्ट टाइम एंटीक शॉप में काम किया करता था। वो अपनी ओनर को मैडम कह के बुलाता था, इसीलिए हम लोग भी उसे मैडम ही कह के बुलाएंगे क्योंकि इस फिल्म में उस लेडी का कुछ नाम बताया नहीं गया है। उस एंटीक शॉप में जो कस्टमर आया होता है उसका नाम एंडी होता है और जब एंडी वहाँ के सामान को चेक करने लगता है तो अचानक से वो एक कुर्सी के सामने जाके रुकता है और उसके देखते ही वो कुर्सी वहाँ से गिर जाती है। ये देखकर एंडी हैरान हो जाता है और जब मैडम उस कुर्सी के सामने आती है तो वो कुर्सी अपने आप खड़ी हो जाती है। ये देखकर मैडम अपनी पहली कहानी स्टार्ट करती है। वो बताती है कि उस कुर्सी पे कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं लेकिन सिर्फ एक इंसान था जो कि उस शापित कुर्सी से बच निकला था। उसके बाद वो उसे उस इंसान की कहानी बताने लगती है। ये कहानी होती है वादी नाम के एक बंदे की जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था और वो एक इंडोनेशियन था जो कि काम की तलाश में थाईलैंड आया हुआ था। काम करने के कुछ दिनों बाद ही उसे कुछ लोगों द्वारा किडनैप कर लिया गया था और उसे बांध के उन लोगों ने कुर्सी पे बैठाया था और उसे बहुत ही पीटा था क्योंकि वो उससे कुछ उगलवाना चाहते थे। वो कुर्सी कोई और नहीं बल्कि वो एंटीक शॉप वाली कुर्सी थी। तभी जो आदमी उसे मार रहे थे उनके पास कॉल आता है जो कि उनसे पूछता है कि वादी ने कुछ उगला या नहीं। तो वो कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा मार खा रहा है लेकिन ये कुछ भी उगलने के लिए तैयार नहीं है। तभी वो लोग फिर से उसे पीटने लग जाते हैं। तभी अचानक वादी की नज़र ऊपर की तरफ पड़ती है जहाँ वो एक आदमी को देखता है जो कि उसे मार खाता हुआ देख रहा था। वो सोचता है कि शायद वो उसकी मदद के लिए वहाँ पर आया होगा लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से वो वहाँ से गायब हो गया है। ये देखकर वादी हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है जिसके अंदर इसकी वाइफ और उसका एक छोटा सा बेटा था और उन दोनों को वादी बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वादी जब इंडोनेशिया में था तो वहाँ पे वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो थाईलैंड जाके कमाना स्टार्ट करेगा ताकि वो अपने बीवी और बच्चे का पेट भर सके। और थाईलैंड में वादी को एक ड्राइवर की नौकरी मिली थी लेकिन वो नौकरी किसी आम इंसान की नहीं थी बल्कि वो एक माफिया गैंग लीडर के ड्राइवर की नौकरी थी। वो माफिया एक कंसाइनमेंट के लिए जब बाहर जाता है तो वो एक आदमी को पीट के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था और उसके बाद वो वादी से पूछता है कि क्या उसने कुछ सुना तो नहीं। तो वादी उससे झूठ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना लेकिन सच तो ये था कि उसने बहुत कुछ सुन लिया था। उसके बाद उसका बॉस उसे एक एड्रेस देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पर जाए और एक पैकेज को लेकर आए। लेकिन जब वो लोकेशन पे पहुँचा तो कुछ लोगों ने इसे किडनैप कर लिया और उसके बाद वो उसे यहाँ पर ले आए और कुर्सी पे उसे बांध दिया और उसे मार पीट के वो लोग उससे कुछ उगलवाना चाहते थे। वादी वहाँ पर एक कुर्सी को देखता है जिसके ऊपर नींबू और कुछ फल रखे हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि उस पर कुछ रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। वहाँ पर 2 लोग मौजूद होते हैं जो कि उस कुर्सी के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि इसी कुर्सी पर एक आदमी की मौत हुई थी और उसकी आत्मा इस कुर्सी के आसपास ही भटकती रहती है। ये देखकर वादी समझ जाता है कि जिस बंदे को उसने कुछ देर पहले देखा था वो एक आत्मा था। उसके बाद वो लोग फिर से वादी को टॉर्चर करने लगते हैं लेकिन तभी एक अनजान शक्ति वहाँ पर आती है और एक बंदे को धक्का दे देती है और ये बात वो अपने साथियों को बताता है लेकिन उसके साथी उस पर यकीन नहीं करते। तभी वादी को वो आत्मा एक विजन दिखाती है और उस विजन में वो उस आदमी को देखता है जो कि कुर्सी पे मारा गया था। उन लोगों ने उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था और उसे जान से मार डाला था। जब वादी को होश आता है तो वो देखता है कि अब रात हो गई है, इसीलिए वो रात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागना चाहता है। तभी उसे नीचे एक शार्प ऑब्जेक्ट नज़र आता है जिसे वो अपने मुंह से उठा लेता है और उसके बाद वो रस्सी को काटने लगता है। तभी उन दोनों बंदों के पास उसके बॉस का कॉल आता है जो कि उनसे कहता है कि उन्हें वो पैकेज मिल गया है जो कि वादी ने छुपा रखा था और अब जब वो पैकेज मिल गया है तो वादी का कोई भी काम नहीं है, इसीलिए वो लोग उसे जान से मार डालें।
अपने मालिक का ऑर्डर सुन के वो उसके पास जाते हैं और उसकी कनपट्टी पे गन तान देते हैं, लेकिन जब वो शूट करने के लिए जाता है तो उसकी गन चल ही नहीं रही थी। ये देखकर वादी समझ जाता है कि ज़रूर वो आत्मा उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी रस्सियाँ काट लेता है और उसके बाद वो उन लोगों से बचने के लिए उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे कि गोली उन दोनों को लग जाती है और वो दोनों बंदे ही मारे जाते हैं। अब इसके बाद वादी जब वहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से वो आत्मा उसके सामने आ जाती है, जो कि उसे विजन्स दिखाने लगती है। उस विजन में वादी देखता है कि वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इन लोगों ने उसे जान से मार डाला था। यहाँ से सीन कट हो जाता है और फिर से उस शॉप पर आता है जहाँ पे मैडम उस कुर्सी के बारे में एक कहानी एंडी को सुना रही थी। अब एंडी उस कहानी को सुनने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर एक ब्रेसलेट रखा हुआ था और वो जानना चाहता है कि आखिर उस ब्रेसलेट की क्या कहानी थी। वो हेल्पर एलेक्स जब ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि वो उसे इस कहानी के बारे में बताएगा। वो कहता है कि ये ब्रेसलेट एक लड़की का हुआ करता था जिसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अचानक से कहीं थाईलैंड में खो गया था और जब से उसका बॉयफ्रेंड खोया था तो उस ब्रेसलेट में से उसको अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। ये सुन के एंडी हैरान हो जाता है और उस ब्रेसलेट के पास वो अपना कान लेकर जाता है ताकि वो उन आवाज़ों को सुन सके। तभी उसे ब्रेसलेट के अंदर से मदद मांगने की आवाज़ आती है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। तभी मैडम वहाँ पर आकर उसे उस ब्रेसलेट की कहानी बताती है। इस कहानी की शुरुआत रायन नाम के एक बंदे से होती है जो कि जेल में बंद था और उसने वो ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो जेल में काफ़ी तड़प रहा था और वो कहता है कि उस जेल से वो निकलना चाहता है क्योंकि उस जेल में उसे एक काला साया नज़र आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो रास्ते में अपनी गाड़ी से कहीं पर आ रहा था और वो फ़ोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक अजीब सी एंटिटी आई जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को जेल में पाया और उसे ये नहीं पता था कि आखिर कौन उसे यहाँ तक लेकर आया है। गुस्से में आके वो तुरंत उस ब्रेसलेट को निकालता है और उसे फेंक देता है, लेकिन तभी अचानक वो ब्रेसलेट वापस से उसके पास आ जाता है। उसके बाद वो फिर से आवाज़ लगाता है ताकि कोई उसकी मदद करने के लिए आ सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे फिर से वही आत्मा नज़र आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो बाहर की तरफ देखता है जहां वो अपनी बॉडी को ही देख पाता है जिसे पुलिस वाले CPR देने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जिंदा हो सके। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि दरअसल रायन की मौत हो चुकी थी और वो अब आत्माओं की दुनिया में पहुंच गया था जहां पर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसीलिए उसे वो आत्मा नज़र आ रही थी। उसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम रायन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी गर्लफ्रेंड उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है, लेकिन रायन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि उसे शक की बीमारी थी और उसे लगता था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। उसके बाद रायन को जब होश आता है तो पुलिस वाले उसे उसका फ़ोन दे देते हैं जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है तो वो उसे गुस्सा होकर काट देता है और उसके बाद वो वहाँ पे अजीब हरकतें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जो रायन के अंदर आत्मा थी वो कोई और आत्मा थी और असली रायन की आत्मा अब भी आत्माओं की दुनिया में बंद थी जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। उस आत्मा ने उसकी बॉडी टेक ओवर कर ली थी और इसीलिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल भी काट दिया था। उसी इंसिडेंट के बाद से रायन को कहीं पर भी नहीं देखा गया और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो कहीं थाईलैंड में भटक रहा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सीन एलेक्स और एंडी पर आता है जहाँ पे एलेक्स उस एंटीक शॉप में कई सारे नाइफ्स को देखता है। एंडी उससे कहता है कि आखिर इस नाइफ़ की क्या कहानी है, तो मैडम उसे उस नाइफ़ की कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। मैडम बताती है कि दरअसल ये नाइफ्स किसी कोरियन बंदे के थे और उसके लिए नाइफ़ बहुत ज़्यादा कीमती थे क्योंकि उसने इसी नाइफ़ से अपना बदला पूरा किया था। उसके बाद वो उसे उस नाइफ़ की कहानी सुनाती है और उसे बताती है कि ये सारे चाकू सॉन्ग नाम के एक बंदे के हुआ करते थे और सॉन्ग ने ही उस सारे नाइफ्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था। सॉन्ग कहता है कि कल उसका बर्थडे है और उसके सारे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं और ये जो उसका बर्थडे होगा ये सबसे ज़्यादा यादगार बर्थडे होगा। ये कह के वो एक क्रीपी स्माइल देता है और उसी नाइफ से वो अपनी गर्दन काट देता है। उसके बाद हम इसके दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे विन, चैम्प और ताई, और ये तीनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर के बाहर आए हुए थे। इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जिसने अपनी गर्दन पर स्लिट लगा लिया था और उसके किचन में एक क्रीपी लड़की भी थी जिसके साथ वो खाना बना रहा था। कुछ देर बाद उसके तीनों फ्रेंड जब घर के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर में कोई पार्टी है ही नहीं, बस वहाँ ज़मीन पे ढेर सारे बलून्स पड़े हुए हैं। वो तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि सॉन्ग ने सिर्फ उन तीनों को ही बुलाया है और बाकी उसका कोई भी दोस्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। उन्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद उसने उन्हें बदला लेने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो तीनों अक्सर सॉन्ग को बचपन से ही बहुत ज़्यादा छेड़ा करते थे।
सॉन्ग उनसे कहता है कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो बचपन की बातों को भूल चुका है और ये पार्टी सिर्फ उनके लिए है ताकि उनकी दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। उसके बाद ये तीनों पार्टी करने लगते हैं और तभी वो अजीब सी लड़की इनके पास आती है और उस लड़की को देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं जहाँ सॉन्ग इनके सामने मीट काटता है और ये लोग देखते हैं कि मीट काटते हुए उसने अपना हाथ भी काट लिया है, जिसे देखकर ये सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि उसे दर्द भी नहीं हो रहा है। उसके बाद सॉन्ग उनसे कहता है कि खाना खाने के बाद वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि सॉन्ग को ऐसा बर्ताव करते हुए वो लोग पहली बार देख रहे थे। उसके बाद हमें सॉन्ग के पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने मिलकर सॉन्ग को बुरी तरह बुली किया था और उन लोगों ने ज़बरदस्ती उसके बाल काट लिए थे, जिसकी वजह से उसके टकले पे कट भी आ गए थे। लेकिन वो देखकर वो तीनों बिल्कुल भी नहीं रुके थे और इन तीनों ने उसे बुली करना जारी रखा था। प्रेजेंट में विन, ताई और चैंप जब खाना खा रहे होते हैं तब विन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसका बर्ताव ऐसा वो पहली बार देख रहा था। वो कहता है कि उसकी उंगली कटने के बाद भी उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और कोई भी आम इंसान होगा तो उंगली कटने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाएगा, लेकिन सॉन्ग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तभी अचानक चैंप की प्लेट में ऊपर से खून गिरने लग जाता है, लेकिन जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी चैंप ताई का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तभी अचानक उनके हाथ पर ऊपर से खून गिरने लगता है और उन्हें लगता है कि शायद सॉन्ग उनके साथ मजाक करना चाहता है, इसीलिए वो लोग उस घर में सॉन्ग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वो देखते हैं कि ऊपर से वो क्रीपी लड़की उन्हें घूर रही है और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। उसके बाद ये सभी एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर कई सारे लाल बलून्स रखे हुए थे और वहाँ पर विन माहौल को मजाकिया बनाने के लिए जोक्स क्रैक करने लगता है ताकि उसके दोस्त काफ़ी ईजी फील कर सकें। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़मीन पे दरअसल खून पड़ा हुआ है, जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो सॉन्ग की बॉडी का खून है और उसके सामने सॉन्ग की बॉडी पड़ी हुई थी, यानी कि उसने अपने आप को जान से मार डाला था। उसके सामने वो वीडियो भी चल रही होती है जहाँ पर वो लोग सॉन्ग को बुली कर रहे थे और ये देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर सॉन्ग मर चुका है तो उन्हें खाना किसने सर्व किया था। चैंप को लगता है कि शायद सॉन्ग उनके साथ मस्ती कर रहा है। चैंप को लगता है कि शायद सॉन्ग उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो एक चाकू उठाता है और सॉन्ग की डेड बॉडी के पैर में मार देता है ताकि वो उठ सके और ये प्रैंक ख़त्म कर सके। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि वो सच में मर चुका है। उसके बाद सॉन्ग की बॉडी हवा में लेविटेट करने लग जाती है, जिसे देखकर ये तीनों और ज़्यादा डर गए थे। वो तीनों डिसाइड करते हैं क्यों ना वो लोग पुलिस को यहाँ पर बुलाएं, लेकिन तभी चैंप को याद आता है कि उसकी उंगलियों के निशान उसके चाकू पर थे, जिससे पुलिस अगर उसकी लाश को चेक करेगी तो वो फंस सकता है, इसीलिए वो पुलिस वाले प्लान को कैंसिल कर देता है। अब वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट गुल हो जाती है। इधर ताई को विन और चैंप दिखाई देना ही बंद हो गए थे, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। जब वो उन्हें ढूंढता हुआ बाहर निकलता है तो हम इसके पीछे सॉन्ग को देखते हैं और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ से सॉन्ग गायब हो गया था। इधर चैंप और विन को लगता है कि शायद ताई गया है बिजली को ठीक करने के लिए, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे ढूंढने नहीं जाने वाले। जब ताया बाहर होता है तो अचानक से उसे वही क्रीपी लड़की नज़र आती है जो कि उसे बुरी तरह पीटने लगती है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए वो किचन के अंदर चला जाता है और विन जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है और इधर चैंप ऊपर जाता है जहाँ पर वो अपने सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था ताकि अगर पुलिस यहाँ पर आए तो वो पकड़ा ना जा सके। इधर वो बंदा जब किचन में छुपा हुआ होता है तो वो चैंप से माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहता है कि उसने उसको बुली नहीं किया था, बल्कि चैंप ने ही उससे कहा था ऐसा करने के लिए। वो उसे ये भी कहता है कि उस दिन जब उन लोगों ने उसके बाल काटे थे तो चैंप ने ही वो आइडिया दिया था उसके बाल काटने का, बल्कि उसका कोई भी इरादा नहीं था उसे चोट पहुँचाने का। इधर विन जब उसे ढूंढ रहा होता है तो वो दूसरे रूम में पहुँच जाता है और उसे उस रूम में सॉन्ग नज़र आता है जो कि उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी विन नोटिस करता है कि उसका गला कटा हुआ है और उसके मुंह से कुछ सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है और ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत ज़मीन पे गिर जाता है। इधर ताई जब किचन में होता है तो अचानक से वो गैस अपने आप ही चालू हो जाती है और ताई को लगता है कि शायद ये जगह ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि किचन में नाइफ लेविटेट होने लगे हैं जो कि उस पर अटैक करने लगते हैं, तो वो वहाँ से भागने लगता है। वो ऊपर चढ़ जाता है उनसे बचने के लिए, लेकिन तभी अचानक उसे सॉन्ग की आवाज़ आती है जो कि उसे हॉन्ट करने लगती है। तभी उसके सामने सॉन्ग की आत्मा आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है। जब वो देखता है कि उसकी आत्मा वहाँ से चली गई है
तो वो नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फिसलने की वजह से वो ज़मीन पर पड़े चाकू उसके पेट में घुस जाते हैं, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर चैम्प सॉन्ग की बॉडी के पास होता है जो कि सबूत मिटा रहा था, और तभी अचानक उसकी बॉडी उसे हॉन्ट करने लगती है। चैम्प ये देखकर डर जाता है और नीचे जाता है, और वहाँ पर भी उसे वो नज़र आता है, इसीलिए वो उसकी आत्मा को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दरअसल वो सॉन्ग नहीं है बल्कि वो विन है, लेकिन चैम्प को वो सॉन्ग की तरह ही नज़र आ रहा था, इसीलिए वो उसे बुरी तरह पीट के जान से मार डालता है, और इसी के साथ उसका दूसरा दोस्त विन भी वहीं पर मारा जाता है। अब चैम्प वहाँ पर अकेला बचा हुआ था, और तभी वो अपने सामने सॉन्ग को देखता है, जो कि वहाँ पर आकर उसे बताता है कि उनके खाने में उसने ड्रग्स मिला के रखा था, इसकी वजह से वो सभी ऐसी अजीब सी चीज़ें हेलुसिनेट कर रहे थे। लेकिन अब उसके दो दोस्त मर चुके हैं तो उसे भी मरना ही पड़ेगा। सॉन्ग उसे वहाँ पर दो चॉइसेस देता है। पहली चॉइस ये होगी कि वो अपने आप को जान से मार डाले, और दूसरी चॉइस ये होगी कि वो पुलिस को बुलाएगा और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। ये सुनकर चैम्प हैरान हो जाता है और वो डिसीजन बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उसके घर में ढेर सारे पुलिस वालों को आता हुआ देख पाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर चैम्प की डेड बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि चैम्प ने अपने आप को जान से मार डाला था। पुलिस जब वहाँ पे छानबीन करती है तो उन्हें रोता हुआ सॉन्ग मिलता है, और सॉन्ग ये बयान देता है कि वो तीनों आपस में यहाँ पर आकर लड़ाई करने लगे थे, और इन तीनों ने एक दूसरे को आपस में ही जान से मार डाला। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे ड्रग्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गए थे, इसीलिए उन तीनों ने लड़ाई करी और तीनों ने अपने आप को मार डाला। अब पुलिस को ये बात सच लगती है, इसीलिए वो उसकी बात मान लेते हैं, और उसके बाद वो सॉन्ग को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग की मदद वो लड़की कर रही थी जो कि अचानक से गायब हो जाती है, और तीसरी कहानी भी यहाँ पर मैडम ख़त्म करती है। उसके बाद हम मैडम को देखते हैं जो कि सबको वहाँ पर चाय पिला रही थी, और वो 3 कप नहीं बल्कि 4 कप चाय निकालती है, जहाँ पर 1 कप एक्स्ट्रा था, और ये देखकर वो कस्टमर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और उस कप को उठाकर वो चाय पीने लगता है। उसके पास ढेर सारे नाइफ्स भी थे, और एंडी ये देखकर हैरान हो जाता है, और उसके बाद वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद जब एंडी वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ से वो ब्रेसलेट लेकर जाता है, क्योंकि उसे वो ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो सॉन्ग से ये भी कहता है कि वो उससे दोबारा ज़रूर मिलेगा, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद मैडम कैमरा की तरफ देखती है, और हम व्यूअर से कहती है कि हम लोग वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद वो उसे उसकी कहानी सुनाएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे हमें 3 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ दिखाई गई थी। आपको कौन सी हॉरर स्टोरी बढ़िया लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।